पिछले वीडियो में हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन देखा कि किस मुद्दे पर खिलाफत आंदोलन जो है भारत में शुरू किया गया था, उसके लीडर्स कौन थे। अब एक प्रश्न ये है कि भाई गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने और गांधी जी के थ्रू कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह प्रश्न आया क्यों। यह प्रश्न इसलिए आया क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन था वो प्योरली धर्म के आधार पर, धार्मिक बेस पर चलाया गया एक आंदोलन था। उसके पीछे कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस की एक पॉलिसी रही है और उस समय के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनकी ये पॉलिसी रही है कि हम सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर धर्म का ना पक्ष लेंगे ना उसका विरोध करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग का जन्म ही इस्लाम के सिद्धांतों को और मुसलमानों के लिए किया गया था, वो एक सेकुलर संस्था नहीं थी। तो इसलिए ये प्रश्न उठना जायज है कि ठीक है, मुस्लिम लीग तो मुसलमानों के लिए बनाई गई एक संस्था थी और अगर वो खिलाफत आंदोलन चलाती है तो ठीक है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कम था और एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा था। लेकिन कांग्रेस जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू वाला था, उसने एक ऐसे आंदोलन को जिसमें केवल एक मुद्दा है धर्म, उस पर क्यों कांग्रेस ने टेक पार्ट किया और गांधी जी ने क्यों उसमें अपना समर्थन दिया, ये एक मुद्दा बनता है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझते हैं। तो गांधी जी ने इसलिए साथ दिया खिलाफत आंदोलन का कि भारत में रॉलेट एक्ट आ चुका था, जो कि एक बहुत काला कानून था जिसका भारत में सभी लोग विरोध कर रहे थे। इसके विरोध करते हुए पंजाब में जो घटना घटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके खिलाफ भी भारतीय जनमानस, कांग्रेस और सभी राष्ट्रवादी नेताओं के मन में रोष था। अब गांधी जी रॉलेट एक्ट और ये जलियांवाला बाग, इन दोनों का विरोध करने के लिए अंग्रेजों के सामने एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ना चाहते थे। एक ऐसा आंदोलन जिसमें भारत के सभी वर्गों का साथ हो, सभी धर्म के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और अंग्रेजों को ये बात समझ में आए कि ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है गांधी के द्वारा, ये आंदोलन भारत के किसी एक वर्ग, किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म के लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन नहीं है, ये कोई क्षेत्रीय आंदोलन नहीं है, ये भारत के सभी लोगों के द्वारा मिलकर चलाया जाने वाला आंदोलन है। तो इस प्रकार का एक आंदोलन गांधी जी चाहते थे। तो स्वाभाविक बात है, इसमें अगर हम मुस्लिमों को साथ लेकर के आंदोलन नहीं करते तो अंग्रेजों को यह इंटरप्रिटेशन जाता कि यह केवल हिंदुओं का आंदोलन है या गैर मुस्लिम लोगों का आंदोलन है, और फिर वो अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स खेलना फिर से शुरू कर देते। ठीक है, इसलिए गांधी को लगा कि आफ्टर रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मूवमेंट, गांधी वांटेड टू लॉन्च अ मैसिव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक ये बड़ी मात्रा में गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाना चाहते थे। इन दिस रिगार्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स वर इंपॉर्टेंट। इस संदर्भ में मुसलमानों की भागीदारी बहुत जरूरत की थी, क्योंकि इससे दो मैसेज जाते हैं। पहला तो ये कि हमारा जो असहयोग आंदोलन है उसका बेस बढ़ जाता, उसमें लोगों के पार्टिसिपेशन की मात्रा बढ़ जाती। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अंग्रेजों को ये समझ में आता है कि ठीक है, इसमें मुसलमानों का भी पार्टिसिपेशन है, अर्थात ये भारत के लगभग सभी वर्गों का एक आंदोलन है, केवल गैर मुस्लिम या केवल हिंदुओं का आंदोलन ये नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात ये होती कि जब मुसलमान भी साथ आ जाते इस आंदोलन में, तो यदि कोई कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश करते भी अंग्रेज, तो चूंकि मुसलमान हिंदू साथ में होते तो ये मौका उनको नहीं मिल पाता। ठीक है, गांधी जी वांटेड टू शो इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट ओनली अ पार्टी ऑफ हिंदूज एंड इट रिस्पेक्ट कंसर्न्स ऑफ मुस्लिम आल्सो। गांधी जी भी दिखाना चाहते हैं कि ठीक है, ये जो खिलाफत आंदोलन है ये धार्मिक, खास करके मुस्लिम धार्मिक आंदोलन है, लेकिन कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और अगर हम हिंदुओं के मुद्दों पर अपना आंदोलन चलाते हैं तो ठीक है, मुसलमानों के मुद्दों पर भी आंदोलन चलाएंगे, वो भी भारत के व्यक्ति हैं, वो भी हमारे साथ मिलकर रहते हैं, तो उनके भी जो मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं और हम उसमें उनका साथ देंगे, ताकि मुसलमानों को एक फीलिंग ऑफ सेपरेशन, एक पृथक हमसे होने की भावना उनको ना आए और राष्ट्रीय आंदोलन में उनके महत्व को समझते हुए उनको आगे साथ लेकर के चल सकें। ठीक है, और भारत में वैसे भी मुस्लिम लीग के बनने के बाद एक डिवीजन वाली पॉलिटिक्स कि मुसलमानों को अलग होना है, ये चल ही रहा था, तो गांधी जी उस बात को और हवा देना नहीं चाहते थे। तीसरी बात, गांधी जी डिड नॉट वांटेड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिश
टू प्ले देयर कम्युनल कार्ड। गांधी जी अंग्रेजों को यह अवसर नहीं देना चाहते थे कि वो अपना सांप्रदायिकवादी मुद्दा जो वो हमेशा करते थे, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स, उनको करने का ये मौका मिले और राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से अंग्रेज कमजोर कर सकें। इसलिए गांधी जी ने मुसलमानों को अपने साथ लेकर के चलना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। चौथी बात, गांधी जी वांटेड टू ब्रिंग वेरियस इश्यूज अंडर वन मूवमेंट, आई नेशनल कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी चाहते थे कि भारत में जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी मुद्दे हैं, तो उन अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग आंदोलन करने से बेहतर है कि हम एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, असहयोग आंदोलन, उसमें सभी शामिल हो जाएं। हिंदू के जो मुद्दे हैं वो भी शामिल कर लें, मुसलमान के मुद्दे, सिख के मुद्दे, ठीक है, रीजनल लेवल के मुद्दे। तो हम अलग अलग छोटे छोटे आंदोलन छेड़ने के बजाय एक बड़ा आंदोलन छेड़ें जिसमें हम सारे मुद्दों को शामिल कर लें। ठीक है, आगे चल करके होता भी यही है कि जब गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, जो कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें खिलाफत आंदोलन को भी शामिल कर लिया जाता है। माने फिर खिलाफत आंदोलन का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था वो खत्म हो जाता है और खिलाफत आंदोलन भी एक राजनीतिक आंदोलन बन जाता है जब उसको असहयोग आंदोलन में मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये गांधी की एक बड़ी दूरदृष्टि सोच थी, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा था कि खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। लेकिन जैसे ही गांधी ने उसको असहयोग आंदोलन में मिला लिया, तो चूंकि असहयोग आंदोलन का उससे विस्तार भी हो गया और गांधी जी का कहना ही था कि सारे मुद्दे आप एक आंदोलन के अंदर लाके रखिए, तो सबका जो रंग है वो पॉलिटिकल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड टू स्ट्रेंथन इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिंदू मुसलमानों के बीच में वैसे भी कई कारणों से एक गतिरोध चल रहा था, जिसको बीच बीच में अंग्रेज लोग भी हवा देते थे। और फिर 1916 में लखनऊ का पैक्ट भी हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर काम करेंगे। इन सब कारणों से हिंदू मुस्लिम एकता को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए ये जरूरी था कि कांग्रेस मुसलमानों का साथ दे, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन में उनकी भागीदारी करे। तो ये 5 बड़े कारण थे जिसके आधार पर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का साथ दिया। ठीक है, तो कुछ राष्ट्रवादी कट्टरवादी हिंदू नेता ये भी कहने लगे थे कि गांधी जी ने अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि पर बट्टा लगा लिया। 2014 या 15 में यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन भी था कि क्या गांधी ने खिलाफत आंदोलन में अपनी सहमति देकर के अपनी जो पंथ निरपेक्ष छवि है उस पर क्या बट्टा लगा लिया था? बट्टा लगाने का मतलब उसमें एक ब्लैक स्पॉट था क्या गांधी की सेकुलर पॉलिसी पर? तो ऐसा उत्तर कहेंगे हम कि नहीं, ऐसा नहीं था। गांधी जी सेकुलर थे, कांग्रेस भी सेकुलर थी, उनकी विचारधारा भी सेकुलर थी, लेकिन उस समय राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत को समझते हुए मुस्लिम भाइयों को अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए यह जरूरी था कि उनके दुख में, उनके जो मुद्दे हैं उनमें हम खड़े हो जाएं। और हमने देखा कि 1924 में वो मुद्दा अपने आप नॉन रिलेवेंट हो गया था, क्योंकि जिस जगह के लिए, टर्की के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे कि टर्की में हम खलीफा को फिर से रिस्टोर करें, ये खिलाफत मूवमेंट का मुद्दा था। लेकिन जब टर्की के खुद के लोगों ने खलीफा को इग्नोर कर दिया, वहां मोनार्की खत्म कर दी, वहां रिपब्लिक ले आया, तो ये मुद्दा अपने आप जो है वो नॉन रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कहना कि गांधी जी ने कोई समझौता किया अपनी पंथ निरपेक्ष छवि से, ऐसा कहना ठीक नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत को देखते हुए, और भारत एक डाइवर्स कल्चर वाला देश था, तो सभी को साथ लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई अपनी पंथ निरपेक्ष छवि से हट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग उसका उत्तर करेंगे। व्हाई मुस्लिम लीग टेक सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब मुस्लिम लीग को कांग्रेस की समर्थन की क्या जरूरत थी? गांधी ने क्यों समर्थन किया कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का, वो तो हमने देख लिया। लेकिन मुस्लिम लीग क्यों कांग्रेस के पास गई कि भैया हमारा ये मुद्दा है और इसमें हमें आपके समर्थन की जरूरत है? हम उसके कारण भी देखते हैं। पहला, पॉपुलैरिटी ऑफ गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग की वो पॉपुलैरिटी नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की छवि अंग्रेजों के सामने भी और भारत में भी, भारत के लोगों के बीच में भी एक कट्टरवादी इस्लामिक संगठन की छवि थी, जो केवल इस्लामिक मुद्दों के लिए लड़ता था। उसको राष्ट्रीय मुद्दों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, ये ट्रुथ है। ठीक है, तो इसलिए उसकी छवि एक राजनीतिक आंदोलनकर्ता के रूप में, एक राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता के रूप में नहीं थी। इसलिए अंग्रेज मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वो केवल मुस्लिम लीग को तभी महत्व देते थे जब उनको लगता था कि कांग्रेस को काउंटर करने में, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने में कहीं मुस्लिम लीग हमारे काम की है, तभी वो मुस्लिम लीग को महत्व देते थे। अदरवाइज वो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन कांग्रेस
एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें खुद हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, पारसी भी थे, अंग्रेज भी थे, और वो एक राष्ट्रीय लेवल की संगठन थी। इसके अलावा गांधी ने 1917-18 में 3 बड़े आंदोलन करके और उसमें विजय प्राप्त करके दिखा दिया कि गांधी क्या चीज है, गांधी की अंग्रेजों के सामने क्या पॉपुलैरिटी है, क्योंकि उन्हीं अंग्रेजों को गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भी हिला के रखा था। और फिर जब वो इंडिया आए तो इंडिया में आते ही तीनों आंदोलन में सफलता प्राप्त करके अंग्रेजों को चारों खाने चित्त कर दिया, तो गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई थी। गांधी को देश में, विदेश में, ब्रिटेन में, साउथ अफ्रीका में सब जानते थे। तो अगर गांधी कोई आंदोलन छेड़े तो उसकी पॉपुलैरिटी अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए मुस्लिम लीग को लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है, इसमें हम बिना कांग्रेस के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारा मुद्दा तभी महत्व का होगा, तभी अंग्रेजों पर उसका प्रभाव पड़ेगा जब हम कांग्रेस को साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो पहला कारण ये था, ठीक है। और हम आगे देखेंगे भी कि जैसे 1924 में टर्की में रिपब्लिक की स्थापना होती है, यानी खिलाफत आंदोलन का महत्व खत्म हो जाता है, फिर मुस्लिम लीग अपना राग अलापने लगती है, फिर वो अलग से पाकिस्तान की मांग करने लगती है, फिर वो कांग्रेस के साथ सहयोग करना बंद कर देती है। तो ये मुस्लिम लीग का एक रवैया रहा है, ठीक है। तो उसकी पॉपुलैरिटी गांधी की, उसको गेन करने के लिए, उसको कैश करने के लिए मुस्लिम लीग को लगा कि ये ठीक अपॉर्चुनिटी है, हमें गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉपुलैरिटी को कैश करना चाहिए, उनको साथ लेकर के हम अपना आंदोलन छेड़ेंगे। दूसरी बात यह है, मुस्लिम लीग हैज नैरो सोशल बेस। मुस्लिम लीग में केवल मुसलमान ही उसके मेंबर्स थे, इक्के दुक्के कोई रहे होंगे जो उसमें नॉन मुस्लिम थे और उसके मेंबर्स थे। तो मुस्लिम लीग का जो सोशल बेस है वो बहुत कमजोर था। यहां तक कि सारे मुसलमान भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स नहीं थे। मुसलमान 3 भागों में बटे हुए थे। पहला, जो कट्टरवादी मुस्लिम थे उन्होंने मुस्लिम लीग में मेंबरशिप ले लिया। जो थोड़े सेकुलर और मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त किए हुए लोग थे, जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, अली ब्रदर्स, ठीक है, फजलुल हक, ऐसे लोग कांग्रेस के मेंबर्स थे, ठीक है। हालांकि उन्होंने बाद में मुस्लिम लीग की भी मेंबरशिप ले ली थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप छोड़ी नहीं थी, तो ये कांग्रेस के मेंबर्स थे। इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो मिडिल क्लास के लोग थे, मतलब जो मिडिल पाथ के लोग थे, जो ना तो बहुत ज्यादा कट्टरपंथी थे ना बहुत ज्यादा मॉडर्न थे, जो बीच में थे, उन्होंने अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था। वो हिंदू मुस्लिम एकता, भारत की एकता की बात करते थे, ठीक है। तो ऐसे मुसलमान 3 भागों में बटे हुए थे। तो ये कह देना कि भारत के सारे मुसलमानों का संगठन मुस्लिम लीग था, ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिला के मुस्लिम लीग में ना तो पूरे मुसलमान थे, हिंदू तो उसमें थे ही नहीं, सिख उसमें थे नहीं, क्रिश्चियन उसमें थे नहीं, अंग्रेज उसमें थे नहीं। यानी उसका जो सोशल बेस है, जब मुस्लिम लीग कुछ बोलती थी तो उसको केवल मुसलमान सुनते थे, समझते थे और उस पर आचरण करते थे, बाकी लोगों को परवाह नहीं थी। तो उसका सोशल बेस बहुत कमजोर था। और अगर मुस्लिम लीग कोई आंदोलन छेड़ती तो उसमें गिने चुने मुसलमान आकर के खड़े होते, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मुस्लिम लीग को लगा कि हमारा सोशल बेस बहुत नैरो है, लेकिन कांग्रेस का सोशल बेस बहुत वाइड है, तो अगर हम उसको साथ में ले लेते हैं तो हमारा सोशल बेस बढ़ जाएगा और खिलाफत आंदोलन केवल मुसलमानों का आंदोलन न बन करके भारत के सभी वर्गों का आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, मुस्लिम लीग वांटेड टू मेक खिलाफत अ पॉलिटिकल इशू, क्योंकि खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था और मुस्लिम लीग चाहती थी कि इसको राजनीतिक आंदोलन माना जाए। राजनीतिक आंदोलन मानने से होगा ये कि इसका महत्व बढ़ जाएगा, इसमें भारत के सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए खिलाफत को वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती थी और उसमें कांग्रेस का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी था। चौथी बात, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज विद इन मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में जो कुछ कट्टरपंथी लोग थे, जिनकी खलीफा से बड़ी ज्यादा भावना जुड़ी हुई थी, जब खलीफा को उनके पद से समाप्त कर दिया गया तो कुछ कट्टरवादी मुस्लिम लोगों ने भी क्रांतिकारी रास्ता अपना लिया और मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी कि हमारे युवा वर्ग क्रांतिकारी रास्ते पर आगे बढ़े, तो उनको वापस लाने के लिए भी कोई ना कोई आंदोलन तो छेड़ना ही था। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन छेड़ा, ठीक है, और उसका जन आधार बढ़ाने के लिए कांग्रेस को अपने साथ लेकर के आए। तो ये था पूरा मुद्दा, ठीक है। अब यहां तक खिलाफत आंदोलन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम यहां पर एक नए टॉपिक को देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या इसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं मोंटफोर्ट रिफॉर्म। यहां टी शब्द छूट गया है, आप टी शब्द और लगा लेंगे। मोंटफोर्ड रिफॉर्म शॉर्ट में कहा जाता है। मॉन्टेग्यू का मोंट और चेम्सफोर्ड का फोर्ड, मोंटफोर्ड रिफॉर्म 1919, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है, ये कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस कानून को लाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे।
पहला महत्वपूर्ण कारण यह था कि चूंकि भारतीयों ने, कांग्रेस ने और उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं ने, मुसलमानों ने, सभी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था और नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। तो कुछ ना कुछ तो भारत को देना था पुरस्कार के रूप में कि भाई आपने हमारा इस युद्ध में साथ दिया। तो पहली चीज ये थी। दूसरी चीज ये थी कि 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर के कुछ ज्वाइंट डिमांड्स की थी सरकार से कि भैया हमें, हमारी ये डिमांड्स है, आप इसको मानो नहीं तो हम आंदोलन खड़ा करेंगे। तीसरी बात, भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही होम रूल लीग मूवमेंट चला था जिसका काफी दबाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ा था। यह दबाव भी ब्रिटिश सरकार के ऊपर था। ठीक है। तीसरी बात, 1917 में मोंटेग्यू ने डिक्लेयर किया था, 1917 में मोंटेग्यू डिक्लेरेशन या मोंटेग्यू स्टेटमेंट आया था जिसमें यह कहा गया था कि हम भारत को धीरे धीरे करके स्वशासन का अधिकार देंगे। चार बातें हो गई। पांचवी बात यह है कि 1918 में मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू कौन थे? मोंटेग्यू लंदन में बैठने वाले भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत में वायसरॉय थे। इन दोनों ने मिलकर के विचार किया 1918 में और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया ब्रिटेन की सरकार को कि भारत के लिए हमें ये करना बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए, नहीं तो भारत में अब आंदोलन तेज हो रहा है। तो इन सारी बातों को इकट्ठा करके 1919 में ब्रिटेन की सरकार ने भारत को कुछ देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है दिसंबर 1919 में अपने यहां के पार्लियामेंट से पास किया। इस कानून का उद्देश्य था कि भारत को ग्रेजुअली माने धीरे धीरे करके भारत को सेल्फ रूल या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सेल्फ रूल माने ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को शासन प्रशासन में शामिल किया जाएगा। अभी तक जो अंग्रेजों के हाथ में शासन था उसमें अंग्रेजों की संख्या कम की जाएगी, भारतीय लोगों को उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है शामिल किया जाएगा। और चूंकि जब अंग्रेज शासन करते हैं भारत में तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भारतीय जनता के प्रति नहीं है, उनकी अकाउंटेबिलिटी वायसराय, भारत सचिव और ब्रिटेन की संसद के प्रति है। अगर भारत में कुछ हो गया, अकाल भी पड़ गया भारत में, तो भारत की जनता को यह अधिकार नहीं था कि वो अंग्रेजों से पूछ सके कि अकाल क्यों पड़ा, आपने क्या कदम उठाया। उनसे यह पूछने का अधिकार भारत के वायसराय को था, भारत के वायसराय से यह पूछने का अधिकार भारत सचिव को था और भारत सचिव से यह पूछने का अधिकार ब्रिटेन की संसद को थी और ब्रिटेन की संसद से यह पूछने का अधिकार ब्रिटेन के महाराजा को था। यानी कुल मिलाकर के जब अंग्रेज भारत में शासन करते थे तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे भारत जनता के प्रति, अकाउंटेबल नहीं थे भारत जनता के। लेकिन जब भारतीय लोग ही उसमें शामिल होकर के भारत के लोगों पर शासन करेंगे तो वो भारत की जनता के प्रति अकाउंटेबल होंगे। और जब कोई किसी के प्रति अकाउंटेबल होता है तो उसको डर रहता है कि यार मुझे उसको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो संभल के काम करता है। ठीक है। तो इस एक्ट द्वारा अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाने की बात कही गई, भारत को धीरे धीरे सेल्फ रूल देने की बात कही गई इस कानून में। और ये कानून जो आया उसके पीछे आने का आधार क्या था? उसके पीछे आने के आधार बहुत सारे थे। लखनऊ पैक्ट था, होम रूल लीग मूवमेंट था, मोंटेग्यू का डिक्लेरेशन था और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा किए गए रिकमेंडेशंस थे, रॉलेट एक्ट की घटना थी, जलियांवाला बाग की घटना थी, खिलाफत आंदोलन चल रहा था। इन सारे बातों को ठंडा करने के लिए और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय द्वारा सहयोग किए जाने के कारण इस एक्ट को लाया गया। ठीक है। अब इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस थे। इसके पहले जितने कानून आए उनको हम इंडियन काउंसिल एक्ट कहते थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1891, लेकिन अब ये जो और फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो 3 काउंसिल एक्ट आए। वो जो एक्ट आए उनका पर्पज केवल और केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सुधार करना था। लेकिन इस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी ये केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सुधार नहीं करेगी बल्कि लेजिस्लेटिव के साथ साथ एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, जहां जहां भी होगा ये सब जगह उसमें सुधार करेगी, सब जगह भारतीयों की संख्या को बढ़ाएगी। इसलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं कहा जाता। ठीक है। चलिए, तो इसके प्रोविजन क्या है? तो चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है माने इसमें एग्जीक्यूटिव में भी सुधार किया जाएगा और लेजिस्लेचर में भी किया जाएगा। तो हम लोग बारी बारी देखते हैं प्रोविजंस में। पहले हम कैपिटल ए में देखेंगे रिलेटेड टू सेंट्रल लेवल। क्योंकि 2 प्रकार की व्यवस्था भारत सरकार में भारत में चल रही थी अंग्रेजों के द्वारा, एक प्रोविंसेस की और दूसरे पूरे भारत के लिए, जिसको हम सेंट्रल कहते थे।
तो सेंट्रल लेवल पे क्या क्या चेंजेस किए गए, अब सेंट्रल लेवल पे भी हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या प्रोविजंस थे और लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या प्रोविजंस थे, ठीक है, यानी कार्यपालिक में क्या क्या सुधार किया गया और विधायिका लेवल पे क्या क्या सुधार किया गया। तो हम लोग कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस में देखते हैं। पहला पॉइंट जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में किया गया, ये डिक्लेयर किया गया कि द वायसराय ऑफ इंडिया वाज टू बी हेड ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। जो भारत में जो वायसराय होगा वो पूरे भारत के लिए जो कार्यपालिका है उसका मुखिया होगा, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा जो आज भारत में जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति वाली व्यवस्था, प्रधानमंत्री वाली व्यवस्था और संसद की व्यवस्था, उसका शुरुआत होना यहां से शुरू हो जाता है। तो आज जो वायसराय यहां पर है उसका महत्व वही है जो आज राष्ट्रपति है। आज भारत की कार्यपालिका का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। उसी प्रकार उस समय के भारत की कार्यपालिका का मुखिया कौन था? वायसराय को बना दिया गया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम द वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैटेगराइज्ड इनटू टू लिस्ट। अब इसके पहले भी, इस एक्ट के पहले भी भारत में दो प्रकार की सरकारें थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, जिनको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में साफ तौर पे ये नहीं लिखा हुआ था कि कौन से विषय पर नियम कानून शासन प्रशासन करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा और किन विषयों पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को होगा। ऐसा पहली बार इस एक्ट में हुआ कि लिख करके साफ कर दिया गया कि ये विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और ये विषय प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, और उनको दो लिस्ट में अलग अलग लिख दिया गया। पहले लिस्ट को कहा गया सेंट्रल लिस्ट। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया जिस पर कानून बनाने का, उस पर अमल करने का, उस पर शासन प्रशासन करने का, उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था। इसमें जो पूरे भारत के महत्व के विषय हैं उनको शामिल किया गया, जैसे डिफेंस, पूरे भारत की रक्षा, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, पोस्ट, फॉरेन ट्रेड, इन सारे विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया कि इसमें जो है आप नियम कानून बनाएं। प्रोविंशियल लिस्ट में जो प्रांतीय लेवल के विषय थे जो पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, लोकल लेवल पे महत्वपूर्ण थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बना करके रखना, पुलिस, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ठीक है, इन सारे विषयों को प्रांतों को दे दिया गया। इनके लिए नियम कानून प्रांत बनाएंगे, इनके लिए टैक्स वगैरह लगाना भी प्रांतों का काम होगा, यानी इन विषयों से संबंधित सभी काम प्रांत द्वारा किया जाएगा। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसी प्रकार जो सेंट्रल विषय है उन पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो पहली बार भारत में यह व्यवस्था की गई और यही व्यवस्था आज तक भारत में चल रही है, ठीक है। तो पहली बार जो एडमिनिस्ट्रेशन के विषय थे उनको क्लियरली सेंट्रल और स्टेट लिस्ट में कौन से कानून से बांटा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, ठीक है। तीसरा प्रोविजन हम लोग देखते हैं जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में किया गया था। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय था, ठीक है, उसमें कुल 8 मेंबर होते थे, वो 8 मंत्री थे, ठीक है। इनमें से 3 अब भारतीय होंगे। इसके पहले तक कानून में एसपी सिन्हा एकमात्र भारतीय होता था, ठीक है। अब 8 में से 3 भारतीय होंगे, ठीक। चौथी बात, वायसराय ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज्ड टू कट इन ग्रांट्स, इशू एन ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा। वायसराय, भारत के वायसराय को यह अधिकार दिया गया था कि यदि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी मुद्दे पर अनुदान इत्यादि बढ़ाती है, जैसे डिफेंस के लिए वो अनुदान बढ़ा दे, शिक्षा के लिए बढ़ा दे, हेल्थ के लिए बढ़ा दे, तो उसमें कटौती करने का अधिकार वायसराय को दिया गया था। इसके अलावा जब जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो आज की संसद है, यदि वो सत्र पे ना हो तो वायसराय ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार भी दिया गया था, ठीक है। अब ये तो हो गया, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल। लेकिन कोई और सब्जेक्ट यदि बाद में आता है तो उसको सेंट्रल में रखा जाएगा या प्रोविंस में रखा जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक प्रावधान किया गया था, मैंने नोट में लिख दिया है। ऐसे सारे एडमिनिस्ट्रेशन के विषय जो ना तो सेंट्रल में शामिल है ना प्रोविंशियल में, उनको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहा जाएगा, अवशिष्ट विषय उनको कहे जाएंगे, और उन अवशिष्ट विषय पर निर्णय लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, अर्थात वायसराय ऑफ इंडिया को होगा, ठीक है। चलिए, ये तो थे इंपॉर्टेंट
एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस। अब हम देखते हैं सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या था, यानी विधायिका, जो सेंट्रल विधायिका है अर्थात आज की जो संसद है उसको, उसके साथ क्या प्रावधान किया गया। तो उसमें क्या किया गया था कि जो सेंट्रल या उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, उसमें पहली बार बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। बाइकैमरलिज्म का मतलब है दो सदन, द्विसदनीय कर दिया गया था। जैसे आज का जो संसद है उसके दो सदन है, लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा बोलते हैं और अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से संसद को दो भागों में बांटना, उसके दो चैम्बर बना देना, उसके दो हाउस बना देना, इसी प्रोसेस को हम बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीयता कहते हैं। इसकी शुरुआत इसी एक्ट में पहली बार भारत में होती है। तो जब संसद को, जो आज का संसद है जिसको उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, उसके दो सदन बना दिए गए। तो जो लोअर हाउस और अपर हाउस, दो चैम्बर बना दिए गए। लोअर हाउस को कहा जाता था सेंट्रल या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, आज हम उसको लोकसभा कहते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल इसकी संख्या रखी गई थी 144। आज इसमें टोटल स्ट्रेंथ है 550, उस समय रखी गई थी 144। इस 144 में 103 लोग ऐसे होंगे जिनका इलेक्शन होगा और इलेक्शन डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से 103 लोग चुन करके आएंगे और जो बचे 41 लोग वो वायसराय ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, माने उनका चुनाव नहीं होगा, वो चुनाव में भाग नहीं है। अब इनमें भी आपको ध्यान रखना कि 103 जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनमें अलग अलग धर्म जाति के लोगों के लिए सीट रिजर्व कर दी गई थी। तो जनरल के लिए 52 सीट थी, मुस्लिम के लिए 30 सीट थी, सिख के लिए 2 सीट्स थी और बाकी अदर्स के लिए 19 सीट्स रखी गई थी। तो इस प्रकार से 103 में से ये रिजर्व सीटें आपको किसके लिए कितनी थी आपको याद रखना। जो लोकसभा उस समय की थी, जिसको हम लोग लोअर हाउस या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, उसका जो टोटल कार्यकाल था वो 3 साल था। आज 5 साल है, उस समय 3 साल था। हर 3 साल बाद जो लोअर हाउस है उसके लिए चुनाव होंगे। इज इट क्लियर? ये था लोअर हाउस यानी आज की लोकसभा। और अपर हाउस नंबर 2 पे यानी आज की राज्यसभा, उसको उस समय कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। आज भी अंग्रेजी में उसको काउंसिल ऑफ स्टेट ही कहते हैं, हिंदी वर्जन है उसका राज्यसभा। तो इसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले मेंबर्स होंगे, टोटल मेंबर होंगे 60। आज है राज्यसभा में टोटल मेंबर 250, उस समय रखा गया था 60। इसमें से 34 इलेक्टेड होंगे और 26 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक। तो जो 34 इलेक्टेड होंगे इनमें भी आरक्षण रखा गया था, रिजर्वेशन रखा गया था। 20 सीट्स जनरल के लिए, 10 सीट्स मुस्लिम के लिए, ओनली 1 सीट सिख के लिए और यूरोपियंस के लिए 3 सीट रखा गया था। तो इस प्रकार से 34 सीट्स को इस प्रकार से डिवाइड किया गया था। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ये जितना कुछ हो रहा है ये ब्रिटिश इंडिया के लिए हो रहा है। और ब्रिटिश इंडिया का मतलब भारत के वे इलाके, वे हिस्से जिस पर अंग्रेज सरकार ने कब्जा कर रखा था, ठीक। तो भारत में उस समय 2 प्रकार के स्ट्रक्चर थे। एक वे जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में थे और दूसरे वे जिन पर अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, उनको कहते थे प्रिंसली स्टेट्स। तो ये प्रिंसली स्टेट्स के लिए इनमें कोई प्रावधान नहीं है। प्रिंसली स्टेट्स में तो राजा महाराजा अपने हिसाब से नियम कानून चलाएंगे, ठीक है। तो लगभग 60-65% इलाका जिन पर अंग्रेजों का कब्जा था उसको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे और बाकी जो 30-35% इलाका बच गया उस पर 565 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो ये केवल 65% इलाके के लिए ये पूरी बात हो रही है। तो ये अपर हाउस वाली हमने कहानी समझ ली, ठीक है। अब जो लोअर हाउस था अर्थात आज की लोकसभा, उसका टर्म था 3 ईयर। उसी प्रकार जो राज्यसभा है जिसको उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, उसका जो कार्यकाल है वो 5 साल होगा। 5 ईयर टर्म उसका, आज 6 साल, उस समय 5 साल। और जो आज है वो उस समय भी था कि 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स ऑफ अपर हाउस रिटायर्स ऑन एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। तो उस समय भी ये प्रावधान था कि 1/3 सदस्य अपर हाउस के हर दूसरे साल रिटायर होंगे। यानी अपर हाउस का ओवरऑल टर्म तो 5 साल होगा, यानी उसके मेंबर एक बार यदि चुन लिए जाते हैं तो 5 साल के लिए लगातार रहेंगे। लेकिन ये जो अपर हाउस है ये कंटिन्यूअसली काम करेगी। इसका चुनाव हर 2 साल में होगा, चुनाव हर 5 साल में नहीं होगा। हर 5 साल में होने का मतलब है कि जितने 60 मेंबर हैं उनमें से जो 34 इलेक्टेड है वो 34 इलेक्टेड एक बार चुन लिए गए, फिर वो 5 साल काम करेंगे और फिर इकट्ठे सारे के सारे रिटायर हो जाएंगे, फिर 5 साल बाद फिर ऐसा नहीं था। एक मेंबर आएगा वो 5 साल काम करेगा, लेकिन
हर 2 साल में चुनाव होते रहेंगे। ठीक है, आज जैसी व्यवस्था उस समय भी थी। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण बात हमको याद रखना है, जो सेंट्रल बजट था, पूरे भारत के लिए जो बजट बनता था, तो बजट को 2 भागों में विभाजित किया गया था। बजट को पास करने की एक प्रक्रिया होती है जो आज भी संसद में चलती है। तो जब ये बजट की प्रक्रिया संसद में चलेगी तो पूरे बजट को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक होगा वोटेबल, वोटेबल माने जिस पर सारे मेंबर जो संसद में बैठे हैं वो चर्चा करेंगे, उस पर अपना ऑब्जेक्शन करेंगे, उस पर फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग से में यदि मेजॉरिटी आती है तो वो पास होगा, और नहीं तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा केवल 25% भाग था। बजट में यदि 100 विषय हैं, ठीक है, तो उनमें से 25% हिस्सों पर ही वोटिंग होती थी, 75% बिना वोटिंग बिना चर्चा किए अपने आप पास हो जाता था। ठीक है, आज ऐसा नहीं, आज पूरा 100% बजट जो है वो वोटेबल है। ठीक है, तो 25% पर ही वोटिंग का अधिकार था, यानी कुल मिलाकर के बजट पर जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। 25% विषय ही ऐसे रखे गए थे जिन पे आप चर्चा कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो। 75% पर ना आप चर्चा कर सकते ना वोटिंग कर सकते। तो उस 75% में अंग्रेज अपनी मर्जी से जैसा प्रोविजन चाहे वैसा कर सकते थे। ठीक है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर वर अलाउड टू टेक पार्ट इन बजट डिस्कशन एंड वोटिंग। तो जो मेंबर्स थे उनको बजट पर डिस्कशन और वोटिंग का अधिकार था, लेकिन केवल 25% हिस्सों पर, 75% हिस्सों पर नहीं। ठीक है, तो जो 25% थे जिसपे वोटिंग होती थी वो कम महत्व के रहते होंगे, स्वाभाविक बात है, और जो ज्यादा महत्व के विषय रहते होंगे उनको 75% पे डाल दिया गया। ठीक, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको प्रस्ताव पारित करने का, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करने का, कानून बनाने का इत्यादि ये सारा अधिकार था। लेकिन ये जो पार्लियामेंट से जो कुछ भी काम होगा वो अल्टीमेटली वहां से पास होके फिर वो जाएगा वायसराय के पास, और वायसराय को ये हक है कि वो उस कानून पे दस्तखत करे या ना करे। अगर दस्तखत कर देता है तो वो आगे एक एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और नहीं करता तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। यानी वायसराय को वीटो का अधिकार था। आज भी राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार है। ठीक है, ठीक है। अगली बात, वायसराय ऑफ इंडिया वाज एम्पावर्ड टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द सेशन ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेचर। जो संसद है, जिसे हम आज संसद कहते हैं, उस समय हम उसको इंपीरियल लेजिस्लेटर बोलते थे। तो वो साल में कितनी बार बैठ करके नियम कानून बनाएगी, उसको बुलाने का अधिकार वायसराय को दिया गया था। बुलाने का अधिकार माने समन करने का अधिकार। फिर एक बार वो आ गई तो कितने दिन तक, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कितने दिन तक लगातार अपने मेंबर्स के साथ बैठ करके चर्चा करेगी, कानून बनाएगी। ठीक है, फिर उसको कब खत्म कर दिया जाएगा, तो खत्म करने को बोलते हैं प्रोरोग। ठीक है, तो सत्र को बुलाने, फिर सत्र को समाप्त करने, फिर पूरे लोकसभा को डिसॉल्व करने, ये सारे अधिकार जो आज राष्ट्रपति के पास हैं उस समय वो वायसराय को दे दिया गया था। ठीक है, चौथी महत्वपूर्ण बात, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन माने धर्म के आधार पर संसद में लोग चुनकर के आएंगे, धर्म के आधार, इसको बोला जाता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या इसी को कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। इसको ना केवल 1909 के कानून में, इंडियन काउंसिल एक्ट में, यह प्रावधान केवल मुसलमानों के लिए किया गया था। 1919 में यह प्रावधान सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, और साउथ इंडिया में जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनके लिए भी कर दिया गया। ठीक है, और यहीं से यहां पर इन्होंने भारत में संप्रदायवाद को, धर्म के आधार पर लड़ाई करने की बात को और ज्यादा बढ़ा दिया। जब इनको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो जाता है तो हिंदू मुसलमान से, मुसलमान सिख से, सिख पारसी से, सब एक दूसरे से अपने आप को अलग समझने लगते हैं। सबको ऐसा लगता है कि मुसलमानों का हित अलग है, हिंदुओं का हित अलग है, सिखों का हित अलग है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान इस एक्ट में किए, लेकिन बीच बीच में वो जहर भी बोना चालू रखी। ठीक है, तो भारत को और ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने के लिए अभी उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान से अलग किया था 1909 के एक्ट में। 1919 के एक्ट में उन्होंने सिखों को भी अलग कर दिया। ठीक है, एंग्लो इंडियंस को भी अलग कर दिया, नॉन ब्राह्मण्स को ब्राह्मण से अलग कर दिया। तो इस प्रकार का उन्होंने यहां पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, ना केवल उसको बनाए रखा बल्कि उसको एक्सटेंड किया सिखों के लिए, यूरोपियंस के लिए, और नॉन ब्राह्मण्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पांचवी बात, फॉर द फर्स्ट टाइम पीएससी वाज टू बी सेट अप, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, भारत में जो सरकारी सेवा है, बड़े लेवल की सरकारी सेवा, ए और बी ग्रेड की सरकारी सेवा,
उनमें भारतीय लोगों को भर्ती करने के लिए भारत में एक विभाग बनाया जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों के लिए सिलेबस बनाएगी, परीक्षा लेगी, लोगों का सिलेक्शन करेगी, जैसा आज होता है। ठीक है, तो पीएससी की वास्तव में जो शुरुआत है वो इस एक्ट द्वारा की जाती है। ठीक है, और हालांकि इस विषय के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बनाया था, ली कमीशन, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और ली कमीशन ने यह सिफारिश किया था कि अब भारतीयों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं में भर्ती करने के लिए लंदन से कार्य नहीं किया जाएगा, लंदन से सिलेबस तय नहीं होगा, लंदन से काम नहीं किया जाएगा, अब भारत से यह काम किया जाएगा और भारत में यह काम करने के लिए एक स्पेशल बॉडी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए। तो ली कमीशन की बात को मानते हुए इस एक्ट में पीएससी बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, a statutory commission would be set up after 10 years to know the progress of this act। ये एक्ट 10 साल के लिए लाया गया था, यानी 1919 के बाद 1929 में ये एक्ट के प्रावधान खत्म हो जाने वाले थे। लेकिन उसके ठीक पहले, खत्म होने के पहले एक कमीशन बिठाया जाएगा। वो कमीशन देखेगी कि 10 साल में इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे उसमें कितनी तरक्की हुई, वो कितना स्मूथ ये सारे प्रोविजंस काम कर रहे थे, इसके क्या लाभ हुए, इसके क्या हानि हुए, और ये पूरा रिपोर्ट बना करके फिर वो ब्रिटेन की संसद को देगी। फिर ब्रिटेन की संसद उस रिपोर्ट को देखते हुए अगला कानून 1929 में बनाएगी, इस वाले एक्ट के खत्म होने के पहले। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया था। तो इसके 10 साल खत्म होने वाले थे 1929 में, दिसंबर 1929 में। ठीक, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे 1928 में। इसलिए वहां की सरकार चाहती थी कि भारत का जो फ्यूचर है, भारत का जो मुद्दा है, उसको आने वाली सरकार पर न छोड़ा जाए, उसका फैसला हम ही कर दें। इसलिए उन्होंने 2 साल पहले यह काम कर दिया और साइमन कमीशन की स्थापना कर दी 1927 में, और उसको भारत भेजा कि जाओ भारत में सभी लोगों से मिलकर के इस एक्ट में कितनी तरक्की हुई है, इस एक्ट में क्या खामी है, क्या अच्छाई है, उस पर चर्चा करके हमें रिपोर्ट दो, ताकि हम चुनाव होने से पहले ही नया कानून भारत के लिए बना सके। ठीक है, फिर साइमन कमीशन भारत में आया तो क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो साइमन कमीशन क्या था? 1919 में जो एक्ट बना था भारत शासन अधिनियम, उसको रिव्यू करने वाला एक कमीशन था। ठीक है, अगली बात, वायसराय ऑफ इंडिया वाज एम्पावर्ड टू रीस्टोर एनी ग्रांट रिफ्यूज्ड और रिड्यूस्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेचर। चूंकि जो संसद बन चुकी थी भारत की, उसको यह हक था कि वे विभिन्न प्रकार के नियम कानून बना सकते हैं अपने संसद से। यदि इस नियम कानून में ब्रिटेन सरकार जो खर्चा इत्यादि भारत में करती है, यदि उस खर्चा में कोई कटौती वगैरह किया गया है बिल पास करके, ठीक है, कटौती की गई है या उस खर्चे को समाप्त ही कर दिया गया है, तो वायसराय को यह हक दिया गया था कि यदि इस प्रकार की कोई कटौती या समाप्ति किसी खर्चे की, किसी ग्रांट्स या अनुदान की संसद द्वारा की जाती है, तो वो उसको अमान्य कर दे, उसको रीस्टोर करने का अधिकार वायसराय ऑफ इंडिया को दिया गया था। इसका मतलब यह है कि पार्शियल पावर टू द इलेक्टोरेट, चुन के जो लोग आए थे उनको पूरी पावर नहीं थी, पार्शियल आंशिक शक्ति दी गई थी, क्योंकि वो कोई कानून पास करेंगे और फिर वायसराय उनको रोक देगा, तो क्या मतलब, ये शक्ति पूरी नहीं जो है वो नहीं है। अगली बात, इट प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर इंडियन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म माने संघवाद। संघवाद किसको कहते हैं? जिसमें 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और प्रांत की सरकार, और दोनों के बीच में स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा होता है कि किस विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट शासन करेगी और किस विषय पर प्रांतीय सरकार की शासन करेगी। इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, तो भारत आज एक फेडरल कंट्री है, लेकिन उसकी नींव 1919 के एक्ट में पड़ गई थी, क्योंकि यहां पर 2 लिस्ट बन चुके थे, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगी, प्रोविंशियल लिस्ट की पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट यूज करेगी। ठीक है, तो फेडरलिज्म की नींव जो है इस एक्ट द्वारा पड़ी। आईटी माने इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की स्थिति क्या थी? इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू था, लेकिन सारे भारत के प्रांतों से इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। लेकिन बंबई और बंगाल से जितना टैक्स वसूला जाएगा इनकम टैक्स के रूप में, उसका 25% इन प्रांतों को दे दिया जाएगा, क्योंकि इन प्रांतों के खर्चे, इनका प्रशासन थोड़ा खर्चीला था, इसलिए 25% इनकम टैक्स में से इनको दिया जाएगा। बाकी जो बाकी प्रांत बचे, वहां के लोगों के द्वारा जितना इनकम टैक्स आएगा उनको, उनमें से उनको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण
प्रोविजंस थे, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, ये थे सेंट्रल लेवल। अब हम देखते हैं इस कानून द्वारा प्रोविंशियल लेवल पे क्या परिवर्तन किया गया। तो रिलेटेड टू प्रोविंशियल लेवल, उसमें भी हम लोग दो तरीके से देखेंगे, ए और बी। ए में हम एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस देखेंगे और बी में हम लेजिस्लेटिव प्रोविजंस देखेंगे। तो एग्जीक्यूटिव प्रोविजन हम देखते हैं, प्रांतों में डायआर्की, द्वैध शासन या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शासन का दोहरा चरित्र, दोहरा स्वरूप लागू किया गया। ठीक है, इसका मतलब था कि प्रांतीय लेवल पर जितने विषय थे शासन के, उनको दो भागों में बांटा गया। एक भाग अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, रिजर्व रख लिया कि ये विषय हमारे ही हैं, इस पर संसद में जो प्रांतों की विधानसभा है, उन प्रांतों की विधानसभा में ना इस पर चर्चा होगी, ना इस पर वोटिंग होगी, ना इस पर नियम बनेगा, ना इस पर कानून बनेगा। उसके लिए जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे। इनको कहा गया रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरे थे वो विषय जो चुनकर के आए हुए लोगों के मत्थे रख दिया गया था कि इन विषय पर नियम कानून बनाना, इन पे शासन प्रशासन करना, ये सब तुम्हारे हिस्से का है, इस पर तुम देखो। इज दैट क्लियर? तो प्रांत के जितने भी विषय थे, प्रांत में कौन कौन से विषय थे? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जस्टिस, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये तमाम विषय प्रांतों, इनको भी दो भागों में बांटा गया। एक रिजर्व रखा गया अंग्रेजों के लिए, दूसरा रिजर्व रखा गया वे भारतीय मंत्री वगैरह जो चुन करके आएंगे विधायकों के लिए, ठीक है, कि इन पर नियम कानून आप बनाएं। ठीक है, तो दो विषय कर दिया गया। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो महत्वपूर्ण विषय रिजर्व में रख दिए गए थे, और जो कम महत्वपूर्ण थे वो ट्रांसफर्ड में रख दिए गए। ठीक है, तो रिजर्व सब्जेक्ट में था लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, आर्मी, पुलिस, ये महत्वपूर्ण विषय थे। इनको अंग्रेजों ने अपने पास रखा था। इन पर जो राज्यों की विधानसभा है उस पर चर्चा नहीं होगी। ठीक, इन विषयों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो प्रांत का गवर्नर है और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको दे दिया गया था। ठीक, और गवर्नर इन विषयों पर नियंत्रण रखने का काम जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे उनके माध्यम से करती थी। ठीक, इन विषयों पर जो कि रिजर्व विषय थे, इन पर भारतीय जनता के प्रति अंग्रेजों की कोई जवाबदेही नहीं थी। ये नॉन अकाउंटेबल थे टू द लेजिस्लेचर। विधानसभा में कोई भी इन विषयों पर अंग्रेजों से प्रश्न नहीं पूछ सकता। ये केवल अकाउंटेबल है वायसराय ऑफ इंडिया के प्रति। ठीक, दूसरे जो विषय थे जिनको हम ट्रांसफर्ड विषय कहते हैं, हस्तांतरित विषय, अर्थात जो भारतीय मंत्रियों को दिए गए थे, ठीक है, रिलेटेड टू नेशन बिल्डिंग, ये राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण विषय थे, जिन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना था। जिन पे कोई पैसा खर्च नहीं करना था वो सारे विषय ले लिए अंग्रेजों ने, होशियार थे। और जिन पे पैसा खर्च करके राष्ट्र निर्माण में जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है वो विषय दे दिए गए भारतीय मंत्रियों। ठीक, अब ये सारे काम करने में पैसे की जरूरत है, लेकिन फाइनेंस किसके हाथ में है? अंग्रेजों के हाथ में है। वो किस विषय के लिए कितना पैसा जारी करते हैं वो उनके हाथ में। मान लीजिए भारतीय मंत्री है, वो कह रहा है कि भाई स्वास्थ्य के लिए हमको 100 रुपया चाहिए, लेकिन फाइनेंस तो है किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। वो चाहे तो 40 रुपया दे दे, अब 40 में ही हमको काम चलाना है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे इसमें था हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट और भी ग्रामीण क्षेत्र में जल सप्लाई, विद्युत आपूर्ति, ये तमाम ऐसे विषय ट्रांसफर सब्जेक्ट में थे। ये सारे विषय बड़े महत्वपूर्ण थे, महत्वपूर्ण खर्चे के संदर्भ, राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में महत्वपूर्ण थे, और इन सब के लिए पैसों की जरूरत थी और पैसा रख लिया था अंग्रेजों ने अपने हाथ में। ठीक, इसके अलावा इन विषयों पर जो भारत के मंत्री थे उनको अकाउंटेबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, संसद के प्रति उनको जवाबदेह बनाया। यानी अगर कोई बीमारी फैल रही है तो संसद में उस व्यक्ति से खड़ा होकर के प्रश्न पूछा जाएगा कि बीमारी क्यों फैल रही है। ठीक, अब वो बोलेगा भाई पैसे नहीं है हमारे पास, और पैसे नहीं है या उसमें कोई असफलता आ गई, तो अगर कोई मंत्री अपने इन काम में असफल रहता है तो उन पर संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा विधानसभा में, और फिर उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो रिजर्व विषय थे उनमें अंग्रेजों से प्रश्न ही नहीं पूछ सकते थे, तो उनको हटाने का बात ही नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रांत में जो एग्जीक्यूटिव मामले थे उन पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ कुल मिलाकर के बनाई रखी। कुछ विषय भारतीयों को दे दिए गए, लेकिन उस पर उनको ताकत नहीं थी, क्योंकि ताकत आती है कुछ भी करने के लिए पैसों से, और पैसे अंग्रेज ने अपने पास रखे। ठीक है, तो इस प्रकार का ये दोहरा शासन था, इसलिए इसको डायआर्की कहा गया। ये प्रोविंसेस में डायआर्की लाई गई थी। ठीक है, ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ प्रोविंसेस, यदि जो प्रांत है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, ये सारे प्रांत हैं, ये प्रांत की जो सरकारें हैं
अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, जैसा नियम कानून में लिखा हुआ है, जैसा संविधान में लिखा हुआ है, यदि वैसा काम नहीं कर रही है तो यह माना जाएगा कि वहां की सरकार ये कार्य करने में असफल है और वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, संवैधानिक तंत्र है, वो असफल हो चुकी है और वहां के शासन प्रशासन को वायसराय के थ्रू गवर्नर उसको टेक ओवर कर लेगा। यानी कुल मिला के आज जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये उसी का एक मॉडल है। ठीक है, तो गवर्नर के हाथ में शासन आ जाएगा, जो चुनी हुई सरकार है वो निरस्त हो जाएगी। और चुनी हुई सरकार में कौन है? भारतीय लोग हैं। ठीक है, तो यह तय करना कि इस प्रांत में सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं, यह तय करना तब भी गवर्नर के हाथ में था और आज भी गवर्नर के हाथ में। और गवर्नर यदि चिट्ठी लिखते वायसराय को कि यहां की सरकार, चुनी हुई सरकार जनता के हित में यह ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो तुरंत वायसराय एक आदेश जारी करेगा कि ठीक है, वहां का शासन आप अपने हाथ में ले लो, अर्थात चुनी हुई सरकार को निरस्त कर दो और वहां का शासन आप चलाओगे। यह राष्ट्रपति शासन कहलाता है आज, उस समय वो वायसराय शासन कहलाता था। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें भारतीय संविधान में कैसे आनी शुरू हुई, यहां से हम ये भी समझ रहे हैं। ठीक, अगली बात हम देखते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वायसराय ऑफ इंडिया कैन इंटरफेयर इन रिजर्व सब्जेक्ट। वो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस इत्यादि, उसमें जो हस्तक्षेप करने का अधिकार था वो वायसराय को भी था और जो लंदन में बैठा हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको भी था। ठीक है, अगर रिजर्व और अनरिजर्व सब्जेक्ट में या रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में कोई डिबेट आता है, कोई मुद्दा आता है कि कौन सा सब्जेक्ट रिजर्व है और कौन सा ट्रांसफर्ड है, तो उसमें अंतिम फैसला करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया था और उसकी बात अंतिम होती थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव